नाउ फ्रॉम दिस लेक्चर ऑनवर्ड्स हम लोग बात करने वाले हैं द लास्ट यूनिट ऑफ दिस सब्जेक्ट, दैट इज यूनिट नंबर 5, राइट। और इस यूनिट नंबर 5 में अगर मैं बात करूं तो दैट इज कम्स इनटू योर फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो सबसे पहले इस लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं दैट इज फ्रीक्वेंसी रिस्पांस स्पेसिफिकेशन, कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या है और कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे हो सकती है, उनके क्या रिलेशनशिप है विद द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम जो हमने पढ़ रखा है, राइट। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशंस। फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशन यानी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। जैसे हमने एक टाइम रिस्पांस देखा था, फिर रिमेंबर द यूनिट नंबर 3 टाइम रिस्पांस एंड देयर आर वेरियस स्पेसिफिकेशन लाइक राइज टाइम, डिले टाइम। सेम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है और उसकी स्पेसिफिकेशंस है। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं। लाइक आपने लास्ट सेमेस्टर पूरा आईसी में पढ़ा था फिल्टर्स के केस में, दैट इज फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इज फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन कर्व। So here it is the frequency denoted by omega and this is the gain in decibel that is denoted by A. So यहाँ पे एक नॉर्मल प्रैक्टिकल गेन को कंसिडर किया गया है कि प्रैक्टिकल रिस्पांस हमारा कैसा है, वो प्रैक्टिकल रिस्पांस ऐसा है। अब इस रिस्पांस में क्या स्पेसिफिकेशन हो सकती है, इस रिस्पांस से हम क्या क्या चीजें डिफाइन कर सकते हैं। तो इफ यू रिमेंबर आप लोगों ने एक कंडीशन पढ़ी थी, एक फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी, दैट इज कॉल्ड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जी हाँ, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब होता था वो फ्रीक्वेंसी जहां पे गेन हमारा कितना हो जाता है, जहां पे गेन हो जाता है 1/√2 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 0 dB लिखा है, नाउ इट इज dB, तो अगर आप 0 डेसिबल को नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 1। अगर आप इसका एंटीलॉग करें तो एंटीलॉग ऑफ 0 1 वैल्यू होती है, राइट। तो दिस इज इक्वल टू 1। सो दैट मींस यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैल्यू 1 है। और अगर इस 1 का 1/√2 करूं तो हमें मिलता है 0.707, राइट। अगर आप इस 0.707 को डेसिबल में कन्वर्ट करेंगे यानी इसका लॉग लेंगे तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 dB, राइट, -3। सो इसलिए यहाँ पे बोला जाता है 0.707 और -3 dB। तो वो फ्रीक्वेंसी जहां पे आपकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू उसकी मैक्सिमम वैल्यू से 3 dB लेस हो जाती है, सिंपली 0.707 हो जाता है, 1/√2 के इक्वल मैग्नीट्यूड हो जाता है, उस वैल्यू को हम क्या बोलते थे, जी हाँ, उस वैल्यू को बोलते थे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। रिमेंबर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी याद आया होगा आपको, आपने फिल्टर्स में पढ़ रखे, लो पास हाई पास सब ने आपने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी करा, द वैल्यू एट विच फिल्टर गेन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.707 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, राइट। तो दैट इज कॉल्ड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे तो दिस इज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे ओमेगा बी से शो किया है। अब ना व्हाइट इज ओमेगा बी, वो मैं अभी यहाँ पे आगे चल के आपको बताऊंगा। बट नेक्स्ट डेफिनेशन जो यहाँ पे सबसे पहली डेफिनेशन आती है दैट इज दिस ओमेगा आर। नाउ व्हाट इज दिस ओमेगा आर? ओमेगा आर स्टैंड्स फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। जी हाँ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, अगर आप कर्व से भी देख पा रहे हो तो वो फ्रीक्वेंसी जहां पे गेन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे है, राइट। आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे गेन की वैल्यू कितनी है, 1 है। बट अगर इस पॉइंट पे हम देखें तो दिस पॉइंट इज हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गेन। तो जिस पॉइंट पे गेन की वैल्यू मैक्सिमम है उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को मैं क्या बोलूंगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, राइट। दिस इज द फर्स्ट स्पेसिफिकेशन। एंड at resonant frequency the value of the gain, the maximum value of the gain, जो maximum value of gain है यानी पीक वैल्यू है, इस पीक वैल्यू को हम बोलते हैं रेजोनेंट पीक, दैट इज नॉट बाय MR, राइट। तो अगर इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड को शो करेंगे तो दिस इज कॉल्ड MR, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड इज नोन एज रेजोनेंट पीक, राइट। तो दो स्पेसिफिकेशन हो गई। थर्ड मैंने भी आपको बताई थी दैट इज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी जहां पे आपका मैग्नीट्यूड 0.707 और 3 dB लेस हो जाता है। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर रिस्पांस की बात करूं तो इस पर्टिकुलर रिस्पांस में क्या हो रहा है, आप देखेंगे ये जो आपका कट ऑफ पॉइंट है और इस कट ऑफ पॉइंट से अप टू 0 फ्रीक्वेंसी तक, राइट, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक आपका गेन क्या है, आपका गेन जो है वो 3 dB से ऊपर ही है, मतलब 0.707 वैल्यू से ऊपर रहता है, राइट। तो दिस इज पर्टिकुलर कॉल्ड व्हाट, दिस इज पर्टिकुलर कॉल्ड पास बैंड। और जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी हम पास ऑन करते हैं उस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ, राइट। तो अगर मैं केवल इसी कर्व की बात करूं तो इस कर्व में ये मुझे पास बैंड दिखाई दे रहा है, राइट, क्योंकि ये हमने इसके पहले नेगेटिव साइड में नहीं दिखाया है, फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं है। सो अगर हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो अप टू दिस पॉइंट एंड अप टू दिस, फ्रॉम दिस 0 फ्रीक्वेंसी टू दिस ओमेगा बी is what is your bandwidth। इसलिए यहां पे जो ओमेगा बी है this is nothing but ओमेगा बी is equal to ओमेगा सी in this particular curve। क्यों? क्योंकि ओमेगा सी क्या है, that is called कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जहां पे वैल्यू आपकी 0.707 के इक्वल है। तो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से पहले तो और 0.707 के ऊपर है, यानी कि ये रेंज हो गई जिसमें कि आपका गेन 0.707 से ऊपर है ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। इसी चीज को हम बोलते हैं बैंडविड्थ,
राइट। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बैंडविड्थ अगर आपको लिखने को आती है तो इट इज डिफाइंड एज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ द सिस्टम यानी कि रिस्पॉन्स इज हायर देन 70% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। दिस इज द 70% -3 dB और 0.707। या आप इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि मैंने सेकंड एक्सप्रेशन दिया, इट इज डिफाइंड एज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर विच द मैग्नीट्यूड डज नॉट ड्रॉप बिलो -3 dB ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गेन। -3 dB से लेस नहीं आएगा। दैट इज द रीजन कि यहां पे ये ओमेगा सी है बेसिकली, जहां पे गेन 0.707 होता है, बट यही फ्रीक्वेंसी रेंज आपकी क्या बन जाएगी, बैंडविड्थ, क्योंकि बैंडविड्थ इज इक्वल टू ओमेगा सी माइनस 0 एंड दैट इज इक्वल टू ओमेगा सी, राइट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर आपको लिखनी है तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, द फ्रीक्वेंसी एट विच द मैग्नीट्यूड इज 3 dB बिलो इट्स जीरो फ्रीक्वेंसी वैल्यू इज कॉल्ड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट। तो दीज आर द स्पेसिफिकेशन जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स से रिलेटेड है। रेजोनेंट पीक क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, बैंडविड्थ क्या है, यही सब चीजों के एक्सप्रेशन हमें अब आगे चल के ड्राइव करने। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन ड्राइव किए जाएंगे उसमें यहाँ पे एक नेक्स्ट टॉपिक बन जाता है दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन बिटवीन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन। जी हाँ, अगर ये डायग्राम आपको देख रहे हो तो ये डायग्राम आपका वही सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, ठीक, जिसमें ट्रांसफर फंक्शन हमने क्या कैलकुलेट किया था, सी एस अपॉन आर एस इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, जहां पे ओमेगा एन क्या होता था, यहाँ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सिलेशन, राइट, ओमेगा एन, एंड जीटा इज कॉल्ड डैम्पिंग फैक्टर। तो ये हमारे दो फैक्टर्स थे जिन पे बेस्ड हमने टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन पढ़ा था, फिर चाहे वो टीआर है या टीपी है या ओवरशूट है, ऑल द फॉर्मूलाज आर ड्राइव इन टर्म्स ऑफ दीज टू फैक्टर ओमेगा एन एंड जीटा। अब सेम चीज हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो स्पेसिफिकेशन है उनके जितने हमने अभी तक स्पेसिफिकेशन देखी है, चाहे वो रेजोनेंट पीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, बैंडविड्थ है, उन सबको भी हम इन्हीं दो फैक्टर की फॉर्म में कैलकुलेट करने वाले हैं। दैट्स व्हाई देयर इज अ टॉपिक पूछ लिया जाता है कई बार कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, क्योंकि जो क्वेश्चन आपने टाइम रिस्पॉन्स में किया है सेम उसी क्वेश्चन के बेस पे उसी तरह जीटा ओमेगा एन कैलकुलेट करके आई कैन ऑल्सो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम कंसिडर किया है। अब मैं इसी सिस्टम से फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशंस के जो फॉर्मूले हैं उन्हें ड्राइव करने वाला हूं। So what is the domain of this particular function? This particular function is in S domain. अब इस S domain से अगर मुझे frequency domain में आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जी हाँ, मुझे पुट करना पड़ेगा S tends to j omega. So once I put this function, तो ये function आपका बन जाएगा C of j omega divided by R of j omega is equal to omega n square as it is रहने वाला है। यहाँ पे आप पुट करोगे j square omega square and j square is what? j square is -1। तो ये एक्चुअली टर्म बनती है माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा n j ऑफ ओमेगा s की जगह प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, राइट। अब अगर इस टर्म में मैं ओमेगा एन स्क्वायर मतलब रियल पार्ट को एक साथ करूं, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ करूं, तो आई कैन राइट ओवर हियर कि 2 जीटा ओमेगा एन जे ओमेगा ये अलग चला गया और प्लस ये आ गया आपका अलग ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ऊपर आपका ओमेगा एन स्क्वायर है। अब अगर नीचे वाले पोर्शन में आप ओमेगा एन स्क्वायर को कॉमन ले लो, राइट, तो अगर मैंने ओमेगा एन स्क्वायर को कॉमन ले लिया नीचे से तो दिस फंक्शन रिटर्न एज 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा एन स्क्वायर, राइट, प्लस जे के साथ यहाँ पे बच जाएगा 2 जीटा ओमेगा बाय ओमेगा एन, बिकॉज हियर इट इज ओमेगा एन एंड ओमेगा, तो हमने ओमेगा एन स्क्वायर कॉमन लिया तो एक ओमेगा एन नीचे आ जाएगा और ये जो ऊपर आपका ओमेगा एन स्क्वायर है इससे अल्टीमेटली ओमेगा एन स्क्वायर आपने जो कॉमन लिया है वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो व्हाट द फंक्शन बिकम, द फंक्शन लुक लाइक दिस कि आपको फंक्शन ये दिखाई दे गया, जे ओमेगा पुट करने के बाद ओमेगा एन स्क्वायर से ओमेगा एन स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, 1/1 माइनस ओमेगा बाय ओमेगा एन होल स्क्वायर प्लस जे 2 जीटा ओमेगा बाय ओमेगा एन, राइट। नाउ अब इस फंक्शन को फर्दर सॉल्व करने से पहले जो यहाँ पे वैल्यू बनी है दिस ओमेगा बाय ओमेगा एन, नाउ दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी and this is denoted by a factor mu। तो हम यहाँ पे इस फैक्टर को म्यू से डिनोट करेंगे and mu is called normalized frequency, right? mu is equal to omega by omega n। तो जब मैं यहाँ पे mu को रिप्लेस कर दूंगा तो हो जाएगा 1/1 minus mu square, तो this is 1/1 minus mu square plus j2 जीटा mu, तो प्लस j2 जीटा mu। तो दिस इज द फंक्शन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन जिससे आगे हमें अपना सॉल्यूशन अपना स्पेसिफिकेशन ड्राइव करनी है। नाउ स्पेसिफिकेशन ड्राइव करने के लिए यहाँ पे आप दो वैल्यू हमेशा कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, इस पूरी यूनिट के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली है। दैट इज कि जब हम एक पर्टिकुलर फंक्शन गिवन है, इस पर्टिकुलर फंक्शन से हम इसका मैग्नीट्यूड ऑफ फेज कैसे कैलकुलेट करते हैं।
नाउ इफ यू रिमेंबर दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं कहता हूं a प्लस जे बी है, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो दिस इज सिंपली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। और अगर मुझे इसका एंगल कैलकुलेट करना है तो एंगल इज गिवन बाय tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, दैट इज द tan इनवर्स b बाय a। वही सेम चीज यहां पे अप्लाई कर दीजिए। अब अगर आप इस फंक्शन को देखेंगे तो ये लिखा जा सकता है 1 प्लस 0j। अब 1 प्लस 0j का अगर मैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूं तो ये होगा 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय, ऐसे ही नीचे का करेंगे आप तो नीचे वाले का हो जाएगा 1 माइनस म्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा होल स्क्वायर, राइट। तो यही वैल्यू यहां पे लिखी हुई है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अबव रिलेशन, अबव फंक्शन इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस म्यू स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 जीटा स्क्वायर म्यू स्क्वायर, राइट। सिमिलरली द नेक्स्ट फंक्शन इज थीटा, दैट इज द फेज एंगल। तो फेज एंगल कैसे कैलकुलेट होगा? अब अगर ऊपर वाले पार्ट का फेज देखेंगे तो tan 1 प्लस 0j है, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट क्या है 0 डिवाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय नीचे वाले पोर्शन का tan इनवर्स क्या होगा? tan इनवर्स इसका इमेजिनरी कौन है 2 जीटा ओमेगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू स्क्वायर, राइट। अब यहां पे एंगल को एंगल से डिवाइड करना है। इफ यू हैव हर्ड एंगल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो एंगल 30 को अगर मुझे एंगल 50 से डिवाइड करना है तो बेसिकली नीचे वाला एंगल क्या होता है? ये नीचे वाला एंगल ऊपर जाके माइनस हो जाता है। तो इन द सेम थिंग अगर आप tan इनवर्स 0 सॉल्व करते हैं तो दिस इज इक्वल टू 0, और ये जो नीचे एंगल है इसे मैं सॉल्व नहीं कर सकता तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो व्हाट इज द एंगल वैल्यू आई गॉट थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स 2 जीटा म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू स्क्वायर। तो दिस इज द वे जो आपको इस पूरी यूनिट में काम आने वाला है कि अगर एक पर्टिकुलर फंक्शन गिवन है फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो मैं उसका किस तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ फेज कैलकुलेट करने वाला हूं। ये इसके हर टॉपिक में ऑलमोस्ट आपको जरूरत पड़ने वाली है, राइट। सो यहां पे अब आपने सीख लिया है कि मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो नाउ आई कैन स्टार्ट माय फर्स्ट डेरिवेशन, दैट इज ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, राइट। तो एज पर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या थी? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है जहां पे मैग्नीट्यूड हाईएस्ट हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, दैट इज द वैल्यू ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो कैसे कैलकुलेट करूं? आई नो द वैल्यू ऑफ m, आई नो द वैल्यू ऑफ दिस m। तो अगर इस m को मैं म्यू के रेस्पेक्ट में क्या कर दूं? मैक्सिमा निकालना है ना, तो म्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 रख दूं तो दैट इज माय कंडीशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और यहां पे म्यू कौन सा होगा? इस केस में जो म्यू की वैल्यू आएगी वही म्यू क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड म्यू आर। म्यू आर स्टैंड्स फॉर नॉर्मलाइज्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, राइट। हमने पढ़ा है ना, म्यू इज व्हाट? म्यू इज नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, म्यू इज कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी। तो जब ओमेगा इज डिवाइड बाय ओमेगा एन तो हमने इसे म्यू बोला। तो ऐसे अगर ये म्यू आर है तो हम इसे क्या बोलेंगे? ओमेगा आर डिवाइडेड बाय ओमेगा एन। और यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा आर, दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो पहले जो हम ड्राइव करेंगे, जो आप डेरिवेशन अगर करने को आता है कि फाइंड द डेरिवेशन ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस फॉर्मूला। So what is the formula for m over here? This is the formula for m. m is equal to 1 upon this. इस वैल्यू को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि m is equal to 1 minus mu square whole square plus 4 zeta square mu square to the power half, right? अब हमें यहाँ पे फॉर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेशन वी हैव टू मैक्सिमाइज द m वैल्यू, दैट मींस मुझे फॉर्मूला लगाना है dm बाय डी म्यू। तो मैं इसे म्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो सबसे पहली स्टेप क्या हो जाएगी? यहाँ पे हो जाएगा हाफ, हाफ सबसे पहले माइनस, ये माइनस हाफ बनेगा ना, क्योंकि नीचे से गया है तो माइनस हाफ, देन उसके बाद इस वैल्यू का जब माइनस हाफ माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3/2, ये वैल्यू एज इट इज रही। उसके बाद हम अंदर वाली वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी 1 माइनस म्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस इंटू 1 माइनस म्यू स्क्वायर। उसके बाद 1 माइनस म्यू स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 का 0 और माइनस म्यू स्क्वायर का माइनस 2 म्यू, राइट। उसके बाद 4 जीटा स्क्वायर म्यू स्क्वायर को म्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा 8 जीटा स्क्वायर म्यू इज इक्वल टू 0। नाउ आफ्टर दिस, बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू 0, तो यहां से आपका माइनस हाफ 0 के रेस्पेक्ट में खत्म हो जाएगा, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 है तो ये भी वैल्यू खत्म हो जाएगी। यानी ये जो पर्टिकुलर वैल्यू बची है इसको हमें सॉल्व करना है, और अगर इसको मैं सॉल्व करूं, मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो दिस बिकम 2 माइनस 2 म्यू स्क्वायर, जिसकी फर्दर मल्टीप्लाई माइनस 2 म्यू पे होनी है प्लस 8 जीटा स्क्वायर म्यू इज इक्वल टू 0। देन हम फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4 म्यू, देन प्लस ऑफ 4 म्यू स्क्वायर, देन प्लस ऑफ 8 जीटा स्क्वायर म्यू इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसमें क्या कॉमन ले सकता हूं? जी हाँ, इसमें जो टर्म कॉमन आ रही है दैट इज 4 म्यू, वी कैन कॉमन, तो ये हो जाएगा -1, यहां पे बचेगा ये आपका 4 म्यू क्यूब है तो यहां पे बचेगा आपका माइनस, हमने प्लस 4 म्यू कॉमन लिया है तो यहां पे आपका बचेगा प्लस, दैट इज म्यू स्क्वायर, देन प्लस 8 ऑफ 8 की जगह यहां पे बच गया 2 जीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट।
अब यहाँ 4 म्यू, 4 तो इक्वल टू 0 हो गया, लेकिन क्या म्यू 0 हो सकता है? जी नहीं, क्योंकि यहाँ पे म्यू 0 नहीं हो सकता, तो कौन सा फैक्टर हम 0 लेके चलेंगे? जी हाँ, -1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस 2 जीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू हम 0 लेके चलेंगे। इस वैल्यू 0 होने का मतलब है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू स्क्वायर बिकम? म्यू स्क्वायर इस साइड रह जाएगा, तो ये वैल्यू हमें उधर करनी पड़ेगी, यानी 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू? म्यू बिकम्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर। तो हाउ वी डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी? सिंपल, मैग्नीट्यूड को हमने पहले ड्राइव किया एक सेकंड ऑर्डर के फॉर्मूले में, J इज S इक्वल्स टू J ओमेगा। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया, उस मैग्नीट्यूड को हमने डिफरेंशिएट कर दिया। आई गॉट दिस इक्वेशन, म्यू इज इक्वल टू दिस। तो व्हाट इज दिस म्यू वैल्यू? दिस म्यू इज बेसिकली म्यू आर, राइट? दिस म्यू इज बेसिकली म्यू आर। दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था, दिस म्यू आर इज इक्वल टू व्हाट? ओमेगा आर बाय ओमेगा एन। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा आर? ओमेगा आर वैल्यू हो जाएगी ओमेगा एन मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू। So this is the value of resonant frequency. Omega r is equal to omega n under root of 1 minus 2 zeta square. आप दे सकते हैं इस एक्सप्रेशन में कि दिस एक्सप्रेशन ओनली बिलोंग्स टू ओमेगा एन एंड जीटा। तो वही दो फैक्टर हैं जिन पे आपकी ओमेगा आर की वैल्यू डिपेंड कर रही है। नाउ दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ गई तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेजोनेंट पीक? जी हाँ, पीक कैसे कैलकुलेट करूं? यानी मैग्नीट्यूड की वैल्यू किस फ्रीक्वेंसी पे? एट ओमेगा आर, यानी कि ओमेगा आर इज व्हाट? दैट इज ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। या अभी हमने कैलकुलेट करा नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी म्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर। तो अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले में हम कैलकुलेट कर दें एट द वैल्यू म्यू आर, तो वही वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? वही वैल्यू में मिल जाएगी मैक्सिमम पीक वैल्यू, राइट? सो दैट मीन्स अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर जो मेरा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस म्यू स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 जीटा स्क्वायर म्यू स्क्वायर, इसको मैं कैलकुलेट कर दूं एट म्यू इज इक्वल टू म्यू आर। और म्यू आर की वैल्यू हमने क्या ड्राइव की है? दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अगर इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे प्लेस कर दें, आई गॉट द वैल्यू ऑफ रेजोनेंट पीक। तो सिंपली इस वैल्यू को यहाँ पे उठा के प्लेस कर दीजिए। व्हाट इज द वैल्यू बिकम? यहाँ पे अगर आपका म्यू स्क्वायर है तो यहाँ पे म्यू स्क्वायर की जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर। तो दिस बिकम 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर, अपनी जगह पे होल स्क्वायर है, प्लस 4 जीटा स्क्वायर म्यू स्क्वायर, तो 4 जीटा स्क्वायर और फिर म्यू स्क्वायर की हमने वैल्यू पुट कर दी। नाउ अब अगर इसे फर्दर सॉल्व करें तो दिस कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ इसको अगर आप सॉल्व करें तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया और ये बचा माइनस 2 जीटा स्क्वायर होल स्क्वायर, यानी दिस बिकम 4 जीटा की पावर 4। फर्दर अगर इसे हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये बनेगा 4 जीटा स्क्वायर और ये बनेगा माइनस ऑफ 8 जीटा की पावर 4, राइट? होल अंडर रूट। तो 4 जीटा 4 माइनस 8 जीटा 4, यानी क्या बच गया नीचे? ये नीचे बच गया 4 जीटा स्क्वायर माइनस 4 जीटा की पावर 4। यानी कि मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? मैं कॉमन ले सकता हूं 4 जीटा स्क्वायर। तो 4 जीटा स्क्वायर कॉमन लूंगा, दिस बिकम 1 माइनस जीटा स्क्वायर, राइट? अब ये पूरा होल अंडर रूट में, राइट? तो अगर 4 जीटा स्क्वायर अंडर रूट में तो बाहर आके कैसा हो जाएगा? जी हाँ, 1/2 जीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजोनेंट पीक, एम आर इज इक्वल टू, राइट? तो रेजोनेंट पीक क्या है? कि इस वैल्यू जहां पे हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ड्राइव की है, उस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को केवल मैंने वैल्यू उसमें पुट कर दी है मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले में। आई कैन ड्राइव द वैल्यू ऑफ रेजोनेंट पीक, राइट? तो दो आपके डेरिवेशन हो चुके हैं, दोनों स्पेसिफिकेशन के लिए हमने देख लिया व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट पीक एंड व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। बैंडविड्थ की बात करेंगे और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, सो दैट मैं यहाँ पे आपको रिलेशनशिप दिखा सकूं कि सेम सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन बट यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।